कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसको एक बार हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, और कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट टोटल 3, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है नेचुरल। ओके, अब डायग्राम के अंदर देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आता है, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब एनिमल्स। ओके, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वाटर, एयर, लैंड एंड एनिमल्स या फिर लिविंग थिंग्स, ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, ये सभी मिलके नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स और एनिमल्स, ये सभी मिलके क्या बना रहे हैं, ये सभी मिलके नेचुरल इन्वायरमेंट बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी को, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स, इन सभी को किसने बनाया है, इन सभी को नेचर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, इनको ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। तो ये क्या है, ये नेचुरल कंपोनेंट है। ओके, और ये सभी मिलके क्या बना रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, अब इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो वाटर बॉडीज़ वाला जो पार्ट है ना, जहाँ पे वाटर है, चाहे वो ओशियन के अंदर हो, चाहे वो रिवर्स के अंदर हो, लेक्स के अंदर हो, पॉन्ड्स के अंदर, नदी, झील, तालाब, कहीं पे भी जो वाटर बॉडीज वाला जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। ओके, यानी कि वाटर बॉडीज वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। जो एयर है उसको वाले पार्ट को बोलते हैं एटमोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल। पानी, जो वाटर वाला जो पार्ट है, पानी वाला जो पार्ट है, उसको जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पे एयर वाला जो पार्ट है, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हवा है, जो एयर है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। लैंड यानी कि जिस ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ओके, समझ में आ गया। और लिविंग थिंग्स वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। तो अब हम एक एक करके हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इन सभी को एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बुक में से, नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, क्या है देखो, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise द नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सभी मिलके क्या कर रहे हैं, ये सभी मिलके नेचुरल इन्वायरमेंट बना रहे हैं। अब इसी डेफिनेशन को ना उस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लैंड, एयर, वाटर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। ओके, और यहाँ पे क्या था डायग्राम में, वाटर, एयर एंड लैंड, ये तो तीनों ठीक है, सेम टू सेम वहाँ पे दे रखे हैं। बट लिविंग थिंग्स की जगह वहाँ पे क्या दे रखा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो समझ में आ गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे क्यों दिया, क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। प्लांट्स भी क्या है, प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है ना, और एनिमल भी लिविंग थिंग्स है। तो इसलिए वहाँ पे आप लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हो और प्लांट्स एंड एनिमल्स भी लिख सकते हो। ओके, प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स कौन से होते हैं, वही जो भोजन करते हैं, जो फूड खाते हैं, जो मोशन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो भोजन करते हैं, भोजन वो अपना बनाते हैं, खाते हैं, उनके अंदर मोशन भी होता है। ओके, तो ये प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, और एनिमल भी क्या है, लिविंग थिंग्स। इसलिए वहाँ पे डेफिनेशन के अंदर बोला गया है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं, प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं। ओके, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। पीछे वाली क्लास में आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा होगा, तो इसलिए इनके बारे में आप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे। ओके, लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल से स्टडी करेंगे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनके बारे में हम एक एक करके और स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके,
और देखो डायग्राम में यहाँ पे बताया था ना आपको, जो वाटर बॉडीज वाला पार्ट होता है उसको हमने क्या बोला है, हाइड्रोस्फीयर। एयर वाले पार्ट को एटमोस्फीयर, लैंड वाले पार्ट को लिथोस्फीयर। ओके, जो ये लिविंग थिंग्स वाला पार्ट है ना, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स होंगी, उसको हमने क्या बोला है, बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स वाला जो पार्ट है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। अब इनको एक एक करके स्टडी करेंगे, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सभी को हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा कौन सा स्फीयर है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लिथोस्फीयर की। और लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, हमने अभी देखा है। लिथोस्फीयर का मतलब जो लैंड वाला जो पार्ट है ना, जो ज़मीन वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। यानी कि जिस धरती के ऊपर हम रहते हैं, जिस ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, वो क्या है, वो उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। ओके, तो लिथोस्फीयर का मतलब ये होगा कि जो अर्थ की जो टॉप लेयर है ना, अर्थ की जो सबसे टॉप लेयर है, जो हार्ड है, क्योंकि जो ज़मीन है, जो धरती है, वो कठोर है ना। ओके, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, टॉप लेयर ऑफ अर्थ। ओके, तो इसके हम स्टडी करते हैं लाइन टू लाइन की क्या क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना इसको। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड है, इसको क्रस्ट भी बोलते हैं। जो अर्थ की जो ऊपर वाली जो सरफेस है उसको क्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट के बारे में हम और डिटेल से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। ओके, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि जो अर्थ की जो टॉप वाली जो लेयर है उसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, लेकिन क्रस्ट के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन के अंदर देखेंगे डिटेल से इसको। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट। लिथोस्फीयर क्या है, सॉलिड क्रस्ट है। सॉलिड भू पर पलटे यानी कि सॉलिड है, जमीन लिक्विड या गैस नहीं है। जो ज़मीन है वो सॉलिड है ना, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, और लिखा है, या फिर क्या बोल सकते हैं, द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है, द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो टॉप लेयर है और जो कि हार्ड है यानी कि कठोर है, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। ओके, तो अर्थ की जो टॉप लेयर है वो कौन सी, वो ज़मीन है, वो धरती है, और जो कि क्या है, हार्ड है, क्योंकि ये चट्टानों से मिलके बनी है। जो ज़मीन है, जो धरती है, लैंड है, वो किससे मिलके बनी है, वो रॉक से मिलके बनी है। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो हार्ड टॉप लेयर है यानी कि जो लैंड है वो किससे मिलके बनी है, रॉक्स एंड मिनरल से, चट्टान और खनिजों से मिलके बनी है। एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल, एंड उसके ऊपर मिट्टी की पतली परत है। धरती के ऊपर मिट्टी है ना, सोइल है, यानी कि वो सोइल से ढकी हुई है। ओके, एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोइल, और वो मिट्टी से ढकी हुई है, उसके ऊपर सोइल है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। जो लिथोस्फीयर है, जो अर्थ की टॉप लेयर है, उसका जो सरफेस है ना वो इरेगुलर है, वो रेगुलर नहीं है। रेगुलर का तो मतलब क्या होगा, जैसे कि बिल्कुल प्लेन होगा, कहीं पे गड्ढे नहीं होंगे, कहीं पे ऊंचा या कहीं पे नीचा नहीं होगा, सरफेस बिल्कुल प्लेन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर। ओके, लेकिन जो अर्थ की जो टॉप लेयर है, जो हार्ड टॉप लेयर है, जो ज़मीन है, वो रेगुलर नहीं है, यानी कि वो प्लेन नहीं है, वो इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब क्या होगा, ज़मीन कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे घाटियां हैं। यानी कि जो अर्थ का जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, प्लेन। कहीं पे बड़े बड़े पहाड़ आ गए, कहीं पे पठार आ गए, कहीं पे वैलीज आ गई, घाटियाँ आ गई। तो यानी कि जो अर्थ का सरफेस है वो इरेगुलर है, वो एक जैसा नहीं है हर जगह से। ओके, उसके अंदर बहुत सारे, अर्थ की सरफेस के ऊपर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, बहुत सारे अलग अलग पहाड़, पर्वत, घाटियाँ, नदियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस का मतलब समझ में आ गया कि वो रेगुलर नहीं है, यानी कि प्लेन नहीं है। अर्थ का सरफेस कहीं पे तो प्लेन है, कहीं पे बहुत ऊंचा है, कहीं पे बहुत नीचा है। तो इस तरह से जो अर्थ का सरफेस है वो इरेगुलर है। ओके, एक जैसा नहीं है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म।
इरेगुलर सरफेस है और इसके अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि ज़मीन की जो फॉर्म्स है ना वो बहुत सारी हैं। कहीं पे पहाड़ के रूप में है, कहीं पे पठार के रूप में है, कहीं पे घाटियों के रूप में है, तो अलग अलग लैंड फॉर्म है इसके ऊपर। सच एज जैसे कि माउंटेन्स है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे प्लेटूज यानी कि पठार है, कहीं पे प्लेन्स यानी कि मैदान है, कहीं पे वैलीज यानी कि घाटियाँ हैं, एटसेट्रा। तो क्या कह रहा है, जो अर्थ का सरफेस है ना वो इरेगुलर है और इसके अंदर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है, घाटियाँ हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर मिलती हैं। समझ में आया? उसके बाद क्या बोल रहे हैं, लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। ये जो जितने भी ये जो लैंड फॉर्म्स है ना, यानी कि ज़मीन की जितने भी फॉर्म है, लैंड की जितने भी फॉर्म है, चाहे वो माउंटेन के रूप में हो, प्लेटू के रूप में हो, प्लेन्स या वैलीज, किसी भी फॉर्म में हो, ये जो सभी जो हमें ज़मीन के ऊपर मिलते हैं वो सभी हमें ओशियन फ्लोर पे भी मिलते हैं, समुद्र के अंदर भी मिलते हैं। अब आप देखिए कॉन्टिनेंट एंड ओशियन क्या होगा, अगर आपने जो मैप वाले जो 4 लेक्चर स्टार्टिंग में डाले थे, अगर आप सभी ने अगर वो लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि कॉन्टिनेंट हम किसे कहते हैं। अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप दोबारा से उनको देख लेना। यहाँ पे मैं ओनली आपको सिंपल सी डेफिनेशन बता देती हूँ जिसकी वजह से आप इस लेसन को समझ सको कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है। मैं डिटेल में कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ नहीं बताने जा रही हूँ। ओके, तो कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जैसे कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऑलमोस्ट 70% क्या है, वाटर है, और ऑलमोस्ट 30% क्या है, लैंड यानी कि ज़मीन है। तो ये जो लैंड वाला पार्ट है ना, ज़मीन वाला जो पार्ट है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और ये जो वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट है ना उसको ओशियन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली इतना समझ सकते हो कि कॉन्टिनेंट का मतलब लैंड यानी कि ज़मीन, और ओशियन का मतलब वाटर बॉडीज़। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये जो लैंड फॉर्म्स है ना, यानी कि ये जो ज़मीन की जो फॉर्म है, जो लैंड की जो ये फॉर्म है अलग अलग, माउंटेन के रूप में, प्लेटूज़ के रूप में, प्लेन्स के रूप में, वैलीज़ के रूप में, ये हमें फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के ऊपर भी मिलती हैं, यानी कि ज़मीन के ऊपर भी मिलती हैं। ज़मीन के ऊपर आप पहाड़, पर्वत, पठार ये सब देखते हो ना, और ये सब चीज़ें पहाड़, पर्वत, पठार, घाटियाँ, ये सब आपको ओशियन फ्लोर पे भी मिलती हैं, यानी कि समुंदर के अंदर भी मिलती हैं, यानी कि पानी के अंदर भी मिलती हैं। समुंदर के अंदर भी पहाड़ होते हैं, पठार होते हैं, नदियाँ भी होती हैं समुंदर के अंदर। तो जो चीज़ आप ज़मीन के ऊपर देखते हो ना वो चीज़ें पानी के अंदर भी होती हैं, समुद्र के अंदर भी होती हैं, महासागरों के अंदर भी। ओके, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, माउंटेन, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज क्या होते हैं ये, आपको सिर्फ इनका मीनिंग नहीं रटना है कि माउंटेन्स को हिंदी में पर्वत बोलते हैं, प्लेटूज़ को हिंदी में पठार बोलते हैं, प्लेन्स को हिंदी में मैदान बोलते हैं, या वैलीज़ को हिंदी में घाटी बोलते हैं। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन्स हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन, प्लेटूज़ क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, वैलीज़ क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। ओके, तो मैं एक बार आपको ये चारों दिखा देती हूँ, माउंटेन्स, प्लेटूज़, प्लेन्स एंड वैलीज़। हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है यानी कि जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, वो इस तरह से होते हैं, यानी कि इनकी ये जो ऊंचाई पे जाके ना, ऊपर जाके इनकी जो पीक है जो छोटी, वो ऐसी नुकीली होती है, ऐसे। समझ में आ गया? इनकी जो पीक होती है वो ऐसी नुकीली होती है। जो पहाड़, जो पर्वत होते हैं, इनकी पीक ऐसी नुकीली होती है। ये माउंटेन्स हैं। ये क्या है? ये माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं। ये क्या है? ये माउंटेन्स हैं। आपको इनकी पीक कैसे दिखाई दे रही है? ऐसी नुकीली दिखाई दे रही है ना, ऐसे ऊपर से बिल्कुल नुकीली। तो ये क्या है? ये माउंटेन है, पर्वत है। और जो प्लेटूज होते हैं ना, प्लेटूज भी पर्वत ही होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होता है? जैसे माउंटेन की ये जो पीक है ये ऐसे नुकीली है ना ऊपर से, माउंटेन की पीक ऐसे नुकीली नहीं होती है, वो ऐसे होती है, ऐसे फ्लैट होती है वो, इस तरह से। जो प्लेटूज होते हैं उसमें यही डिफरेंस होता है, प्लेटूज और माउंटेन में। माउंटेन की जो पीक होगी वो ऐसे बिल्कुल तिरछी, बिल्कुल नुकीली होगी, लेकिन जो प्लेटूज होंगे उनकी जो पीक होगी ना वो ऐसे होगी, ऐसे
टेबल की तरह। ओके, तो यहाँ पे हम प्लेटूज को देखते हैं। ये देखो, ये प्लेटूज है, ये जो दक्कन प्लेटू है, आपने नाम भी सुना होगा, दक्कन पठार। देखो इसकी जो पीक है वो आपको कैसे ऐसे दिखाई दे रही है क्या? ऐसे नहीं है, इसकी कैसे है, मतलब इस तरह से है ये। इसकी जो पीक होगी वो ऐसे फ्लैट होगी टेबल की तरह। ये पठार है प्लेटू। ये देखो यहाँ पे आप इसको और अच्छे से देख सकते हो, ये प्लेटू है। ओके, और इसकी जो पीक है वो कैसे है, मतलब बिल्कुल फ्लैट इस तरह से, वो ऐसे नुकीली नहीं है। हमने क्या देख लिया, माउंटेन्स एंड प्लेटूज। ओके, अब हम आते हैं प्लेन के ऊपर, मैदान। प्लेन क्या होता है? मैदान, जो मैदानी इलाकों में हम रहते हैं वो क्या है, यानी कि मैदान का मतलब क्या होगा, बिल्कुल प्लेन। ओके, वो ऊंचा या नीचा नहीं होगा, मैदान का मतलब यानी कि प्लेन। कैसे होते हैं मैदान, चलो मैदान भी देख लेते हैं हम। ये क्या है, ये प्लेन्स हैं, यानी कि मैदान है जो बिल्कुल प्लेन है। ओके, ये क्या है, ये मैदान है जो हम रहते हैं, जहाँ पे खेती करते हैं, ये सब कुछ क्या है, ये प्लेन्स है, यानी कि मैदान है। प्लेन्स। ओके, तो प्लेन्स, प्लेटू एंड माउंटेन्स, क्लियर हो गया। माउंटेन्स क्या होगा, पहाड़ ही पर्वत ही होता है, लेकिन उसकी जो पीक होती है वो ऐसे नुकीली होती है। पठार भी पहाड़ी होता है, लेकिन उसकी जो पीक होती है वो ऐसे फ्लैट होती है। ओके, और जो प्लेन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, वो बिल्कुल समतल होते हैं। ठीक है, उसके बाद रह गया वैलीज, यानी कि घाटियाँ क्या होती हैं। वैली, घाटियाँ क्या होती हैं, घाटियों का मतलब होता है, वैलीज का मतलब होता है जो पहाड़ों के बीच में जो फ्लैट होती है ज़मीन, जो फ्लैट लैंड होती है। मान लीजिए ये पहाड़ी है, ये माउंटेन है यहाँ पे, और इनके बीच में ये जो फ्लैट, इनके बीच में ये मान लीजिए पहाड़ी है, और इनके बीच में ये जो फ्लैट लैंड है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलीज, यानी कि घाटी। यानी कि पहाड़ों के बीच में जो फ्लैट लैंड है, जो प्लेन है, जो मैदान है पहाड़ों के बीच में, उसको हम वैलीज बोलते हैं। यानी कि उसके आसपास, उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और बीच में क्या है, बीच में मैदान है, तो उसको हम बोलेंगे वैलीज, यानी कि घाटी। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अंदर देखो चारों तरफ क्या है, पहाड़ है, और बीच में ये जो प्लेन जो मैदान होता है ना, प्लेन जो होता है उसको हम बोलते हैं घाटी। अब ये यहाँ पे तो आपको बहुत कम दिखाई दे रहा है स्पेस, यानी कि बिल्कुल छोटा सा है। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं मैदान, पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा प्लेन जगह होती है, उनको घाटियाँ बोलते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, ये देखो, ये पहाड़ हैं और बीच में यहाँ पे ये क्या है, ये मैदान है, तो ये क्या हो गया, ये घाटी हो गई, ये वैली हो गई। आप ये देख सकते हो, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी माउंटेन है, इधर भी होंगे, और बीच में ये क्या है, ये फ्लैट, ये प्लेन है, तो ये क्या हो गई, ये घाटी हो गई। ओके, आप इसको देख सकते हो, ये बीच में जो प्लेन जो आपको दिखाई दे रहा है मैदान, वो क्या है, वो घाटी है, और इसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ है। ओके, तो पहाड़ों के बीच में जो फ्लैट जो लैंड होती है, जो समतल ज़मीन होती है, उसको बोलते हैं वैली, यानी कि घाटी। और ये जो फ्लैट लैंड होती है पहाड़ों के बीच में, वो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, उनकी जो एरिया है वो बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे उन घाटियों के अंदर पूरे का पूरा कश्मीर वैली, आपने सुना ना कश्मीर घाटी, तो पूरा जो कश्मीर है वो कश्मीर घाटी है, यानी कि उसके चारों तरफ क्या है, पहाड़ है, और उसके बीच में कश्मीर बसा हुआ है, तो इसलिए उसको कश्मीर घाटी बोलते हैं। कश्मीर को घाटी क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ पहाड़ है और बीच में प्लेन है, यानी कि मैदान है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, तो वो कश्मीर घाटी है, इसलिए बोलते हैं। ओके,
आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन एंड वैलीज। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो लिथोस्फीयर है इज द डोमेन दैट प्रोवाइड एस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा डोमेन है जो हमें जंगल प्रोवाइड करवाता है, फॉरेस्ट ज़मीन के ऊपर ही होते हैं ना फॉरेस्ट। ओके, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, पशुओं के चरने के लिए जो चारागाह है, पशुओं को चरने के लिए वो ज़मीन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चारागाह प्रोवाइड करवाता है। पशु कहाँ पे चरते हैं, ज़मीन के ऊपर ही चरते हैं ना, ज़मीन के ऊपर ही घास वगैरह उगती है तो वहीं पे चरते हैं, तो पशुओं के लिए चारागाह प्रोवाइड करवाता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती हम कहाँ करते हैं, खेती हम ज़मीन के ऊपर ही करते हैं, तो लिथोस्फीयर हमें खेती करने के लिए लैंड प्रोवाइड करवाता है। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और जो ह्यूमन जो है, जो मनुष्य वो कहाँ पे रहता है, वो ज़मीन के ऊपर ही रहता है, ऐसा तो है नहीं वो चांद पे रहता है, तो वो ज़मीन के ऊपर ही रहता है। तो जो लिथोस्फीयर है वो ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए भी हमें जगह प्रोवाइड करवाती है, एग्रीकल्चर के लिए, पशुओं के चरने के लिए, फॉरेस्ट, ये सभी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है, लिथोस्फीयर, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, ज़मीन के ऊपर होती हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हम किसे बोलेंगे, देखो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या था, जो वाटर बॉडीज़ वाला जो पार्ट है ना उसको हमने क्या बोला था, हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर बॉडीज़ वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या होगा, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो जल का क्षेत्र है ना, जो जल वाला क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, जल मंडल, यानी कि हाइड्रोस्फीयर। वो जो जल है, जो वाटर है, वो किसी में भी हो सकता है, नदियों में भी हो सकता है, लेक्स में भी हो सकता है, सीज में भी हो सकता है, ओशियन में भी हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। तो इट इज़ कॉम्प्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, तो इसके वाटर के जो सोर्स है, यानी कि कहाँ कहाँ ये हो सकता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक, सीज, ओशियन एटसेट्रा। तो ये जो पानी के स्रोत हैं, जो वाटर का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो नदियों में भी मिल सकता है, वो नदियों में भी है, लेक्स झील के अंदर भी है, सीज समुद्र के अंदर भी, ओशियन महासागर के अंदर भी। तो ये जो जल वाला क्षेत्र है ना, चाहे वो रिवर्स में हो, लेक्स में हो, सीज में हो, ओशियन में हो, कहीं पर भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। और इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, क्योंकि बिना पानी के तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा ना, जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो वाटर है वो एसेंशियल है, आवश्यक है। हाइड्रोस्फीयर में इतना ही कि जो जल वाला क्षेत्र है, जो वाटर डोमेन है, उस पार्ट को हमने क्या बोला, हाइड्रोस्फीयर। और जो वाटर है वो रिवर, लेक, सीज, ओशन, वो कहीं पे भी हो सकता है। ओके, इन सभी को मिला के क्या बनेगा, हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एटमोस्फीयर।